जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत उम्दा रहने वाली है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी सवाल मैं लेके आता हूँ वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए होते हैं। सबसे ज्यादा हमारा प्रैक्टिस करने का फायदा जो होता है वो दो बातों में होता है। पहला फायदा जो है कि आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाता है, आपको चीजें रिकॉल हो जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इसका कि नंबर बढ़ जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम प्रैक्टिस करते करते कब अपने नंबरों को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, वो हमसे कह रहा है कि अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो आपको अच्छे से पता होगा। अपनी करनी पार उतरनी इसका मतलब ये हुआ कि आप जो करोगे वही आपको भुगतना पड़ेगा, यानी कि जो आप बोओगे वही आपको काटना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए में हमसे कह रहा है कि दान देने से मुक्ति मिलती है। नहीं भैया, दान देने से मुक्ति नहीं मिलती है। यह करने से बैंकुट मिलता है। नहीं भैया, नहीं मिलता। फिर तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि मूर्ति पूजा से मोक्ष मिलता है। बोले नहीं भाई, मूर्ति पूजा से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति के बाद देह को छोड़ने से हमें क्या मिलता है भैया, मोक्ष मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर नहीं होगा। अपने किए का फल भोगना। अपने किए का फल भोगना इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो किया है वो अब आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है भाई। अगर खाई खोदी है तो वो उस खाई में आपको गिरना पड़ेगा। अगर आपने जो बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। गेहूं आपने बोए तो गेहूं काटोगे, धान बोए हैं तो धान काटोगे। समझ रहे हो बात को? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अपनी करनी पार उतरनी, जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, यानी अपने किए का फल भोगना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो एक चीज और बताता हूं, कभी कभी वो हमसे ये पूछ लेता है कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। तो इसका अंतर बताता हूं। लोकोक्ति जो होता है ना वो वन लाइनर होता है, यानी एक लाइन होती है और वो बात किसी पर ढालकर कही जाती है। और मुहावरे में जो होता है, मुहावरे में जो होता है इसमें दो लाइनें होती हैं और दोनों ही लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। क्या होती हैं भाई? एक दूसरे पर आश्रित होती हैं या फिर डिपेंड होती हैं। ये दोनों में कहीं ना कहीं आपको अंतर मिल जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है दोस्त। इसमें हमसे कह रहा है सवाल के अंदर, इसमें कह रहा है हमसे कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो विसर्ग का प्रयोग क्या तद्भव में होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं भैया, तद्भव में नहीं होता। तद्भव क्या होते हैं? तो आप कहोगे हिंदी वाले जो शब्द होते हैं उनको हम तद्भव बोलते हैं। और तत्सम क्या होते हैं? बोले ये इसमें भी इसका प्रयोग नहीं होता है, इसमें भी इसका प्रयोग नहीं होता। शंकर शब्दों में होता है क्या इस विसर्ग का प्रयोग? आप कहोगे विसर्ग होता क्या है? बोले विसर्ग दो बिंदी होती है। विसर्ग दो बिंदी होती हैं जिनको हम अयोगवा भी बोलते हैं, जिनको हम अयोगवा भी बोलते हैं। अयोगवा दो होते हैं, एक विसर्ग और एक हो जाता है क्या भैया, एक हो जाता है अनुस्वार। ठीक है भाई। किस तरीके से बनता है? बोले ये इस तरीके से बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं अनुस्वार। कभी कभी पूछ लेता है सवाल में कि अनुस्वार किसको कहते हैं। तो विसर्ग जो है ना तो तद्भव में इसका इस्तेमाल होता है, ना ही तत्सम में होता है, और ना ही संकर शब्दों में होता है। संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और किसी तीसरे शब्द का अर्थ देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। जैसे कि पंकज, पंक प्लस, जैसे मैं यहां पर लिख दो पंक और प्लस जय, इसका अर्थ होता है, पंक का अर्थ होता है जैसे कि आप बोल सकते हो गंदी, या फिर कैसे कीचड़ बोल सकते हो, कीचड़। और इसका अर्थ होता है जन्म लेना। तो कीचड़ में जो जन्म लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? पंकज बोलते हैं। और पंकज का अर्थ होता है कमल। ठीक है भाई। तो हमसे क्या कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तद्भव में भी इसका प्रयोग नहीं होता, तत्सम में भी नहीं होता, और संकर शब्दों में भी नहीं होता, योग गुण में भी इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो विसर्ग क्या होते हैं? तो आप कहोगे ये क्या होते हैं भैया? अयोगवा होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? अयोगवा। ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों ही क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। इसको जो जिस पर अंकी बिंदी होती है इसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं।
इस चीज का आप ध्यान रखना। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि अनुस्वार हम किसको बोलते हैं या अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं। तो अयोगवा मेरे दोस्त दो प्रकार के हो जाते हैं, ये और ये। विसर्ग और अनुस्वार को क्या बोलते हैं? अयोगवा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है अधोलिखित में कौन सा शब्द का तत्सम नहीं है? कौन से शब्द का तत्सम नहीं है? तो क्या है भैया? तत्सम नहीं है पूछ रहा है। कौन सा तत्सम नहीं है? तो इसका मतलब वो तत्वव होगा, यानी हिंदी का होगा। सीधी बात। ये तस्कर, तस्कर क्या है? एक तस्कर एक तत्सम तत्वव शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? ये हो जाता है तत्सम, तत्सम, तत्सम हो जाता है। ध्यान क्या हो जाता है? ये भी तत्सम हो जाता है, तत्सम। ठीक है भाई। बोध क्या हो जाता है? बोले ये भी तत्सम हो जाता है, तत्सम हो जाता है। और हाथ क्या हो जाता है भैया? हाथ ये एक तद्भव शब्द होता है, तद्भव। क्या हो जाता है दोस्त? तद्भव शब्द हो जाता है। और इसका आप कहोगे तत्सम क्या होता है? तो इसका हस्त होता है, हस्त। इसका क्या होता है भैया? हस्त होता है। हस्त इसका तत्सम रूप होता है, जबकि तद्भव क्या होता है? हाथ होता है, हाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगले पे आ जाते। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी भुजाएं घुटनों तक क्या हो भैया? लंबी हों, उसके लिए एक शब्द हमको देना पड़ेगा। बोले कौन सा? तो आप कहोगे पहला ही ऑप्शन दे रखा है, अजान बाहु। पहला ही ऑप्शन दे रखा है अजान बाहु, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आजान बाहु होता है, आजानु बाहु, समझ रहे हो? अजाना बाहु नहीं होता है, समबाहु नहीं होता है। समबाहु वो होती है जिसकी भुजाएं समान हो। ठीक है भाई। अग्रबाहु जिसकी बाहें आगे हो उसको बोलते हैं अग्रबाहु। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, जैसे वोकैब के शब्द तो हमें याद ही रखने पड़ेंगे, उसका तो कोई चारा नहीं है। हाँ, आप उसकी जो ग्रामर है वो बार बार प्रैक्टिस करके उसको उंगलियों पर लेके आ सकते हो, लेकिन जो वोकैब है वो आपको याद करनी पड़ेगी, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है? ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है भाई। अगले में क्या कह रहा है? निम्नलिखित के पर्यायवाची समूह में कौन सा गलत है? पर्यायवाची समूह दिए गए हैं, कह रहा है कौन सा गलत है। जैसा आंख है, तो आंख क्या है भैया? आंख को हम चक्षु भी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। जबकि क्या पूछा है? गलत वाला हमसे पूछ रहा है। फिर दूसरा है इंद्र सुरपति, इंद्र सुरपति, ये भी बिल्कुल सही है। इंद्र को हम सुरपति भी बोलते हैं, समझ रहे हो बात को? फिर आगे है गधा, और इसका पर्यायवाची हमें दे रखा है बैसाख नंदन, बिल्कुल सही है। बैसाख नंदन भी हम गधे को बोलते हैं। अगले पे आ जाते हैं। आकाश गंगा, या सॉरी आकाश गंगा नहीं, आकाश, और दूसरा है हमारा जलद। दूसरा क्या है भाई? जलद। देखो आकाश जिसको हम नभ बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं, लेकिन जलद जो है, जलद किसको बोलते हैं भाई? तो आप कहोगे जलद बोलते हैं बादल को। किसको बोलते हैं दोस्त? जलद बोलते हैं बादल को। तो ये क्या है? एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है। आकाश अलग है और बादल अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसने पूछा था, नहीं वाला पूछा था। तो आंख को चक्षु भी बोलते हैं जो पर्यायवाची है, इंद्र को सुरपति भी बोलते हैं जो पर्यायवाची है, गधा को बैसाख नंदन भी बोलते हैं जो पर्यायवाची है, लेकिन आकाश को जलद नहीं बोलते, जलद बोलते हैं किसको? बादल को। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें अगर बाद में आप द लगा दोगे तो वो सब के सब क्या बन जाएंगे? बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, क्योंकि जल और द लगा दिया तो जलद। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? देखना इस सवाल को, आप ही देखो इस सवाल को बढ़िया से। वो कह रहा है प्रच्छन्न का विलोम शब्द है। प्रच्छन्न का विलोम हमें बताना है। प्रच्छन्न का, तो प्रच्छन्न का विलोम क्या बनेगा? इसका उल्टा बनेगा, क्योंकि विलोम पूछा है। तो आप कहोगे इसका विलोम बन जाएगा प्रीतिपन्न। प्रीतिपन्न इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जहां पर आपको प्रीति मिल जाए ना किसी शब्द में, उस जैसे शब्द में, तो 90% गारंटी होती है उसकी कि वही उसका आंसर होगा, यानी विलोम होगा। अगले पे आ जाते हैं। अगले पे देखो, इसका तो आप जानते हो, है ना? इसका तो आप जानते हो। प्रत्यक्ष का क्या बनता है? अप्रत्यक्ष बन जाता है। अप्रत्यक्ष बन जाता है। बोले हाँ ठीक बात है। ठीक है भाई। फिर क्या है? अप्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध बन जाएगा, प्रतिवद्ध बन जाएगा, प्रतिवद्ध, प्रतिवद्ध बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और गौण, गौण का मुख्य बन जाएगा। गौण का क्या बनेगा? मुख्य बन जाएगा, यानी प्रमुख बन जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है भाई?
अगले सवाल में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ये कह रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है हमसे पूछा जा रहा है, नहीं वाला पूछा जा रहा है कि द्विगु का उदाहरण नहीं है। देखो द्विगु क्या होता है, द्विगु इसका आंसर लगा लो पहले। द्विगु देखो चौगुना ये बनेगा, चौमासा दो मात्राएं होनी चाहिए थी ये भी बनेगा, त्रिफला ये भी बनेगा, लेकिन चंद्रमुख नहीं बनेगा। चंद्रमुख मतलब चांद के जैसा मुख, चंद्रमुख मतलब चांद के जैसा मुख, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो द्विगु की पहचान क्या होती है कि पहला जो होता है, पहला जो शब्द होता है, यानी कि आप बोल सकते हो उत्तर पद जो होता है वो क्या होता है, वो संख्या होता है, और बाद में जो होता है प्रत्यय जो होता है वो कोई भी चीज हो सकती है अंग को छोड़ के, अंग नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, कुछ भी हो। ये इसकी पहचान बता रहा हूं कि आपको अगर शुरू में संख्या मिल जाए और बाद में आपको अंग को छोड़ के कुछ भी यानी अंग ना हो, ऐसा लिख देता हूं कि अंग ना हो, कोई अंग ना हो, कोई अंग, अंग नहीं अंग, कोई अंग, बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, अंग न हो, बस ये इसकी बढ़िया सी पहचान है। अगर किसी संख्या के बाद अगर अंग मिल जाता है, शरीर का कोई अंग मिल जाता है, तो आप समझ जाना वो सब बहुव्रीहि में चले जाते हैं। लेकिन अगर संख्या के बाद कोई शरीर का अंग नहीं है, शरीर का कोई अंग नहीं, चाहे वो आंख हो, कान हो, मुंह हो, नाक हो, गाल हो, बाल हो, कुछ भी हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है और कुछ भी हो सकता है तो वहां पर क्या बनेगा, द्विगु समास। जैसे आप यहाँ पर देख लो, चौगुना, चौ मतलब चार और गुना मतलब कोई अंग तो नहीं है, गुना अंग है, नहीं है। जैसे चौमासा, चार मौसम का क्या, चार मौसम का समूह यानी चौमासा, क्या यहाँ पर अंग है, बाद में नहीं है, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा द्विगु। त्रिफला, तीन फलों का मिश्रण यानी त्रिफला, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तीन ये संख्या है, लेकिन बाद में आपको कोई अंग मिला है, नहीं मिला, तो ये भी किस में जाएगा, द्विगु में चला जाएगा। चंद्रमुख, चांद के जैसा मुख, ये किसी न किसी को इंगित करता है, इसमें नहीं होगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। नहीं वाला पूछा था, तो बहुत अच्छी मैंने आपको ट्रिक दी है। संख्या के बाद कोई अंग नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, तो वो द्विगु होगा। अगर संख्या के बाद कोई अंग आ जाता है तो वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। अगले में आ जाते, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। देखना भाई क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जिसकी जड़ न हो के लिए एक शब्द बताओ। जिसकी जड़ न हो उसके लिए एक शब्द बताना है। बताओ भाई क्या इसका आंसर बन जाएगा, क्या कह रहा है हमसे, जिसकी जड़ न हो, तो आप कहोगे उसको हम बोलेंगे सीधा सीधा क्या जंगम बोलेंगे, बोले नहीं, स्थावर निर्मूल, बिल्कुल सही बात, निर्मूल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जड़ित भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। निर्मूल, देखो यहाँ पर लिखा है मूल, क्या लिखा, मूल, और मूल किसको बोलते हैं, जड़ को भी बोलते हैं मूल, और इसमें उपसर्ग लगा दिया किसका, निर का उपसर्ग लगा दिया, तो इससे क्या बनेगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि निर्मूल, जिसकी कोई जड़ ना हो, जिसका कोई मूल ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, निर्मूल, जिसकी कोई जड़ ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, क्या कहना चाह रहा है भाई, इसमें कह रहा है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी क्या पूछ रहा है हमसे, अशुद्ध वाली पूछ रहा है। तो आप कहोगे घृणा ऐसे लिखी जाती है, बोले नहीं भैया ऐसे नहीं लिखे, अशुद्ध पूछा तो यही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोले कैसे लिखी जाती है, तो घृणा जो लिखी जाती है वो दोस्त, घृणा इस तरीके से लिखी जाती है। ये ऋषि, रे वाला ऋषि होता है इसमें, ना कि ये वाला रे होता है, ट्रैक्टर वाला नहीं होता। कृपा बिल्कुल सही है, कृष्णा या कृष्ण बिल्कुल सही है, गृह बिल्कुल सही है यानी घर। अगर गृह ये होता, ये वाला, तब भी ये सही होता। क्यों होता, क्योंकि स्पेलिंग पूछी हमसे, ये वाला नक्षत्र यानी तारा होता है और ये वाला घर होता है, तो दोनों सही हैं, गलत मत करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा दोस्त, इसमें कह रहा है दधि का तत्भव रूप क्या होगा, दधि का तत्भव रूप क्या होगा। तत्भव तो आप अच्छे जानते हो, तत्भव क्या होता है, तो आप कहोगे तत्भव होते हैं हिंदी वाले शब्द, तत्भव होते हैं क्या भैया,
हिंदी वाले शब्द हो जाते हैं। हिंदी वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो दधी किसको बोलते हैं, बोले दही को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दधी मतलब दही को बोलते हैं। और यहाँ पर दूध को क्या बोलते हैं भैया, इसका तत्सम क्या बनता है, तो आपको दुग्ध बनता है, दुग्ध बन जाता है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। ये बोध नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पे देखने क्या कह रहा है। इसमें हमसे कह रहे हैं कि अति उपसर्ग का अर्थ क्या है। अति उपसर्ग का अर्थ क्या बनेगा, तो आप कहोगे अति जो उपसर्ग होता है, देखो एक उपसर्ग हमारे जितने भी होते हैं, यानी कि आप कहोगे हिंदी में समथिंग 22 हो जाते हैं और नहीं, हाँ, तो जितने भी उपसर्ग होते हैं, कुछ उर्दू के होते हैं, कुछ संस्कृत के होते हैं, कुछ अंग्रेजी के होते हैं। तो ये जो उपसर्ग होते हैं, ये उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं और उनका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। जैसे यहाँ पर अति है, तो अति का अर्थ क्या होता है, अति का मतलब बहुत ज्यादा, उसको अति कहते हैं ना, यार तुमने तो अति कर दी बोल बोल के, यानी आप बहुत ज्यादा बोल लिए, लिमिट से भी ज्यादा, तो इसको बोलेंगे बाहुल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समीपीय नहीं भाई, समीपीय जो नजदीक हो, पीछे जो हमारे पीछे हो, और ये तो एक समुच्चय बोधक शब्द है, और ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अति का एक अर्थ और होता है बहुत ज्यादा, या बाहुल्य भी इसको बोल देते हैं। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, इसमें हमसे कह रहा है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, यानी कि जो अनुकूल ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं, बोले प्रतिकूल बोल देते हैं। तो अनुकूल का विलोम बनेगा प्रतिकूल। क्या बनेगा दोस्त, प्रतिकूल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समान भैया नहीं होगा, प्रतिदर्श नहीं होगा, अनुसार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें कह रहा है क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया, किस प्रकार का वाक्य है ये, किस प्रकार का वाक्य है, क्या तुमने खाना खा लिया। अगर आपको जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जैसे यहाँ पर क्या है, तो क्या हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। कहाँ, ये भी क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, यानी कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है, हमसे कुछ कहा जा रहा है, वो सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, है ना। जैसे कि आप कह सकते हो किसे, हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, किसे क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। बहुत सारे शब्द होते हैं, किस से, ये भी, है ना। क्यों ये भी एक क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, क्यों ये भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये शुरू में भी हो सकते हैं और ये बीच में भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये सवाल अगर हमें थोड़ा सा बदल दूं तो ऐसा बनेगा, तुमने खाना खा लिया क्या, तुमने खाना खा लिया क्या, लास्ट में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। क्या तुमने खाना खा लिया, ये भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो ये जो शब्द आपको पूरे सेंटेंस में मिल जाए तो आप समझ जाना वो सेंटेंस कैसा है, तो आप कहोगे प्रश्नवाचक है। यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं अगर आपको कहीं भी पूरे सेंटेंस में मिल जाए तो वो क्या बन जाएंगे, तो आप कहोगे प्रश्नवाचक हमारे वाक्य बन जाते हैं। अगले पे आ जाते हैं। सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इच्छावाचक जैसे कि ऑर्डर दे सकते हो, कामना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, वो इच्छावाचक हो जाते हैं। ठीक है भाई। प्रश्नवाचक बता दे, आज्ञावाचक किसी को ऑर्डर देना, जैसे टीचर स्टूडेंट से कह सकता है, माता पिता ऑर्डर दे सकते हैं, हालांकि वो बोलते ही है लेकिन ऑर्डर भी दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना है, या आपका बॉस है तो आपको ऑर्डर दे सकता है। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें कह रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। मैंने आपको बताया था, कई बार मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा शब्द है जो आपके सामने है और आप उसमें जज नहीं कर पा रहे हो कि वो कैसा वाक्य है, क्या वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। अगर आप जज नहीं कर पा रहे हो तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको इसका बताया था। बोले क्या बताया था भैया, कि ये बताया था कि आप उसको देखो क्या उसके जैसा कोई और भी है। अगर और भी हो सकते हैं उस जैसे तो वो चला जाता है जातिवाचक में। अगर नहीं होता है, वो प्रमुख होता है, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है उसके जैसा, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है। भाववाचक वो होते हैं जिनमें कि हम जिस चीज को छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम खरीद नहीं सकते, तो वो भाववाचक में चले जाते हैं। समूहवाचक में तो मैंने आपको बताया है, जैसे गुच्छा हो सकता है,
टीम हो सकती है, टुकड़ी हो सकती है, सेना के बहुत सारे जवान एक जगह हो सकते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, समूहवाचक हो जाते हैं। तो आपका आंसर मिल गया होगा। बोले हाँ भैया आंसर मिल गया। राज्यपाल के जैसे तो और राज्यपाल भी हो सकते हैं, जैसे अगर हमारे स्टेट का राज्यपाल है तो आपके स्टेट का भी राज्यपाल होगा, यानी उसके जैसा कोई और भी हो सकता है, तो ये बनेगा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये क्या बनेगा, जातिवाचक। देखो यहाँ पर राज्यपाल है, प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, यानी और देश के राष्ट्रपति भी तो हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बिल्कुल। जैसे कह सकते हो कि दरोगा है एक तरह का, तो और भी दरोगा हो सकते हैं। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई, इसमें कह रहा है हमसे रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार कौन है। रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि इसके आंसर बन जाएंगे हरि कृष्ण प्रेमी। कौन भैया, हरि कृष्ण प्रेमी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हरि कृष्ण प्रेमी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार कौन है, तो आप कहोगे प्रेमी साहब हैं। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं पहले। इसमें हमसे कह रहे हैं कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची, स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नहीं है बल्कि स्वर्ण है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची हमसे कह रहा है कि इसमें से नहीं है, तो आप कहोगे इसमें हेम इसका पर्यायवाची बन जाता है, यानी ये सोने का पर्यायवाची है, तो इसका सोना भी हो जाता है, सोना, सोना भी हो जाता है। जात रूप, जात रूप भी हो जाता है, जात रूप, जात रूप भी हो जाता है ना। और क्या हो जाता है भैया, हाटक हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, हाटक भी हो जाता है। और कलघोत बिल्कुल हो जाता है। हिरण्या नहीं होता, हिरण्या किसका होता है भैया, हिरन का होता है। हिरण्या किसका होता है, हिरन का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल, सी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, इसको सोना, स्वर्ण ये सब बोल सकते हैं। अगले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पैतृक। देखो पैतृक में कौन सा हो जाएगा भैया, इसमें हो जाएगा इक प्रत्यय। कैसा भैया, इक प्रत्यय हो जाएगा। पैतृक, पैत प्लस इक, पैतृक क्या बनेगा, पैतृक बनेगा, नहीं पैतृक बनेगा। तो पैतृक ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं, क्योंकि ऋषि लगा हुआ था उसमें। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग बताना है। क्या बताना है, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, तो आप कहोगे जो मूल शब्द होता है, उस मूल शब्द के जो पहले लगते हैं उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। जो बाद में लगते हैं उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, प्रत्यय बोलते हैं। निष्काम, तो निष्काम में क्या बनेगा भैया, इसमें हलंत होना चाहिए था, तब बनेगा निष्काम। तो क्या कहो, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या बनेगा आंसर। जब आप इस निष्काम को तोड़ोगे तो कुछ ऐसे टूटेगा, ये टूटेगा निस प्लस काम, निष्काम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कह रहा है हमसे आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ है। देखो ये एक ही बार में मैंने कहा था, लोकोक्ति जो होती है ना वो सिर्फ एक वाक्य की होती है, यानी एक ही लाइन में होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती और वो किसी ना किसी चीज पर ढालकर कही जाती है। तो आम के आम गुठलियों के दाम, बात एक ही है, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी आप कहोगे एक तो हमें फायदा हुआ, ऊपर से डबल फायदा हुआ, यानी हमें आम के तो दाम मिले, गुठली के दाम भी मिल गए जो किसी काम की नहीं थी। तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए में है दोहरा लाभ। बिल्कुल सही है, हो सकता है भाई एकदम फायदा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। जो व्यक्ति अपना हित नहीं न समझे, नहीं न समझे, दो बार कैसा सकता है,
नहीं समझे। उपयुक्त में से कोई नहीं, कि आंसर इसका पहले वाले में ही दे रखा है कि दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम, आम की तो कीमत मिली, साथ में गुठली की कीमत भी मिल गई, तो डबल लाभ यानी दोहरा लाभ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ भी क्या है? तो आप कहोगे ईसा। ईसा नहीं भाई, ये नाम हो सकता है। ईर्षा, ईर्षा ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है भाई। ईर्षा, इसमें ये वाला शय नहीं बनता है, बल्कि ईर्षा जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही है। बड़ी ई बन जाती है, बोले ठीक है। आधा शय बन जाता है संयम वाला, और इस पे यह और ये पर लगती है मात्रा, तो ये बनता है ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कह रहा है हमसे कि जान के लाले पड़ना, जान के लाले पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। जान के लाले पड़ना, जाल के लाले पड़ना मतलब मुसीबत से गुजरना कह सकते हो। यानी स्वयं को संकट में डालना, स्वयं को संकट में डालना नहीं भाई, बिल्ली के गले में घंटी बांधना ये हो सकता था, ये आंसर नहीं होगा। गंभीर संकट में होना नहीं भाई, खराब सिचुएशन। संकट टालना नहीं भाई, मुसीबत में गुजारा करना, मुसीबत में गुजारा करना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जान के लाले पड़ना, यानी कि कुछ खाने पीने नहीं मिल रहा, यानी ऐसा समझ लो कि एक एक रोटी को, एक एक निवाले को तरस रहे हैं, मुसीबत से गुजर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाल कलर का बटन होगा। और बाकी आप जो चाहते हो वो कर लो, अच्छे से आप समझदार हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना भी परिवार बड़ा होना चाहिए, चैनल छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि हम अपनी क्वालिटी को थोड़ा बूस्ट कर सकें, अच्छा कर सकें, बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें, ग्रोथ कर सकें, ठीक है भाई। तो बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।